नमस्कार साथियों। लास्ट क्लास में हमने राज सिंह प्रथम के बारे में चर्चा कर ली थी और आज हम उनके बाद में जो अगला शासक बनेगा मेवाड़ का, महाराणा जय सिंह, उनके बारे में पढ़ेंगे। अमर सिंह आगे क्या? चलो, उसकी फोटो नहीं होगी। अगला शासक का नाम लिखो, महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह। और राज सिंह प्रथम की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी? 1680 में। तो इनका शासनकाल लिख सकते हो आप, 1680 से लेकर 1698 शासन पीरियड लिख लो। और इनका जो राज्याभिषेक है वो कुरंजा गांव में होता है। कहाँ पर होता है? कुरंजा गांव। ये कुरंजा गांव कहाँ पड़ता है? अच्छा, मेवाड़ का शासक राज्याभिषेक करने के लिए मजा आएगा। नहीं, जा सकता है, ऐसी बात नहीं, कहीं का बाहर भी होता है राज्याभिषेक। लेकिन हाँ, कुरंजा एक पक्षी भी है, गांव भी है, और गांव पड़ता है राजसमंद। बात नहीं, राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। यहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1680 में राज्याभिषेक हुआ था। 1680 में। तो अगला फैक्ट यही लिखे आप, इनका राज्याभिषेक 1680 में कुरंजा गांव राजसमंद में हुआ। लिख लिया? देखिए, एक संधि होती है 1615 में मुगलों के बीच में और मेवाड़ के बीच, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में होती है। अब जब वो संधि हो जाती है, लेकिन उसके बाद के जो उत्तराधिकारी होते हैं, जितने भी शासक बने हैं, तो किसी ने उस संधि का उल्लंघन करने का प्रयास किया। जैसे अभी सबसे लेटेस्ट जो उल्लंघन किया था, वो किसने किया था? राज सिंह ने किया था। राज सिंह प्रथम ने किया। राज सिंह प्रथम ने जब इसका उल्लंघन किया, तो शाहजहां ने उसका दमन करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत करवाई थी उसको वापस तोड़वाने के लिए सादुल्ला खां को भेजा। सादुल्ला खां को तोड़कर उन्होंने वापस उस दीवार को तोड़ दिया। तो इनके बीच में टकराहट चल रही थी और मुगल सैनिक लगातार मेवाड़ रियासत में रहते थे। तो हमेशा मेवाड़ रियासत को डर रहता था कि कभी भी ये हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। तो अगला जो उत्तराधिकारी बनता है या अगला जो शासक बनता है, महाराणा जय सिंह, ये क्या करता है, मुगलों से पुनः संधि करता है। क्या करता है? पुनः संधि करता है कि ये जो विवाद है इसको क्या करो, आप समाप्त करो। और समाप्त हो जाता है लास्ट में जाके 1681 में। कब? तो महाराज महाराणा जय सिंह। और उधर मुगल बादशाह कौन रहेंगे बताओ? अच्छा, इस समय साजा है, इस शासन पीरियड में कौन है? औरंगजेब है ना इस समय। तो औरंगजेब। तो औरंगजेब के बीच में एक संधि होती है और उसको भी क्या नाम दिया जाता है? मुगल मेवाड़। मतलब पुनर्विचार किया जाता है एक प्रकार से उस संधि पे, कुछ नए तरीके से वापस संधि होती है 1681 में। और फिर संधि होने के बाद में जो मेवाड़ का जो शासक होता है, उसको 5,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। और आपको पता है, राज सिंह के समय ही जजिया कर लगा दिया गया था और उस जजिया कर को मेवाड़ से हटा दिया जाता है। संधि होगी तो हटाना तो पड़ेगा ना भाई, हटा दिया जाता है। लेकिन उसके बदले मेवाड़ महाराणा के द्वारा मुगलों को 3 क्षेत्र दिए गए। कौन कौन से? मांडल, पुर और बदनौर। देखो, मैं लिखा देता हूँ, इसको लैंग्वेज दे देता हूँ। महाराणा जय सिंह ने 1681 ईस्वी में, कब? 1681 ईस्वी में औरंगजेब, ब्रैकेट मुगल बादशाह, से संधि वार्ता की। संधि वार्ता की, जिसके तहत औरंगजेब ने मेवाड़ से, पूरे भारत से नहीं, मेवाड़ से जजिया कर हटा दिया। जजिया कर हटा दिया और
जजिया कर के बदले मेवाड़ के तीन क्षेत्र मुगलों को दिए गए, मुगलों को दिए गए। और ये तीन क्षेत्र कौन कौन से? मांडल, पुर और बदनौर। ठीक है, तो एक तो जजिया कर हटाने के लिए कितने क्षेत्र मांगे उन्होंने? तीन क्षेत्र मांगे। तीन कौन कौन से दिए थे? मांडल, पुर और बदनौर। ये तो होगी जजिया कर की बात। उसके अलावा इस संधि में यह भी था कि अब आप मेवाड़ से क्या हटा लो? मुगल सेना को वापस बुला लो, तथा मेवाड़ क्षेत्र से मुगल सेना को हटाने की बात रखी गई। एक तो ये बिंदु हो गया, मुगल सेना को क्या करे किया जाएगा, यहां से हटा लिया जाएगा। और इसके पहले मतलब इसके जो पिताजी थे या इससे पहले के जो शासक बने राज सिंह प्रथम, उसके समय जो मेवाड़ क्षेत्र रहा हुआ है, मतलब मेवाड़ का कौन कौन सा क्षेत्र है, उसका अगला राजा किसको माना गया? महाराणा जयसिंह को माना गया। तो इसे या महाराणा को ऐसे लिखो, महाराणा को मेवाड़ पैतृक राज्य का स्वामी माना जाएगा, स्वामी माना जाएगा। तथा मेवाड़ महाराणा को 5,000 का मनसब भी प्रदान किया गया। कितना? 5,000 का मनसब भी प्रदान किया गया। देख लिया? तो अब दोनों मतलब इस मेवाड़ राज्य में क्या बनी रहेगी? शांति बनी रहेगी, क्योंकि एक प्रकार से इन्होंने मुगलों की क्या कर ली है? अधीनता स्वीकार कर ली, तभी तो इनको मनसब वगैरह ये मिल रहा है। लिख लिया यहां तक? और जो युद्ध होने वाला था, आगामी जो युद्ध होने वाला था कि मतलब औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ को हड़पने का जो काम किया जा रहा था, अब किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा। तथा आगामी युद्ध को स्थगित कर दिया गया। अब वही लफड़ा होगा विद्यार्थी। इसमें ये भी जब इनको किसी को मनसबदार बना लिया जाता है, तो आगामी समय में जब भी कोई जैसे मान कि औरंगजेब कहीं पे अभियान करता है, तो मेवाड़ वाली सेना को यूज ले सकता है, वो मेवाड़ के राजा को भी कहीं पे युद्ध पे भेज सकता है। लेकिन जब औरंगजेब ने दक्षिण नीति का अनुसरण किया था, दक्षिण अभियान किए थे, तो उस समय मेवाड़ का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ। मतलब फिर इसने तटस्थता की नीति को अपनाया। बस जो औरंगजेब दक्षिण नीति को लेकर उलझा हुआ था, उसकी उलझनों को ये देखता रहा था। तो हालांकि इस फैक्ट को लिखना कोई इतना अनिवार्य नहीं होता, एक नोट डाल के ऐसे लिख लो आप। अब देखो, बाहर से तो इन्होंने संधि कर रही है, लेकिन अंदरूनी क्या बनी हुई है? अभी भी शत्रुताएं बनी हुई है। लिखो, इस संधि के बाद भी आंतरिक शत्रुता आंतरिक शत्रुता की इतिश्री नहीं हुई, इतिश्री नहीं हुई, मतलब समाप्ति नहीं हुई। क्योंकि जब औरंगजेब ने दक्षिण नीति या दक्षिण अभियान किया, क्योंकि जब औरंगजेब ने दक्षिण अभियान किया, तो उस समय मेवाड़ महाराणा ने तटस्थता की नीति का अनुसरण किया, तटस्थता का अनुसरण किया।
तटस्थता का अनुसरण किया तथा औरंगजेब की दक्षिणी अभियान की उलझनों को देखते रहे। उलझनों को देखते रहे। देखो, इसी के शासनकाल में 1687 से 91 के बीच में 1687 से 91 के बीच में उदयपुर में देबर झील ब्रैकेट में जय समन झील का निर्माण किया गया। तरह बताएगा देबर झील कहाँ है और जय समन झील। सर आपने तो बोली थी अभी यूं सलूम्बर। देखो, इस झील को रेखांकित कर लो। देखो, जिलों के पुनर्गठन के बाद सलूम्बर जिले में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? कहाँ पर स्थित है? सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है। सलूम्बर जिले में। कहते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये झील ही है ध्यान रखना। देखिएगा, ये झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। खारा और मीठा तो याद रखो कम से कम। और बाकी तो देखो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पूरी झील। इस जयसमंद झील के बारे में पूरा लिखाएंगे, कौन सी नदी आती है, कौन सा टापू बना हुआ है, बड़ा टापू छोटा टापू, सारी बातें है ना वो लिखाएंगे हम। कितने टापू बने हुए हैं इसमें? देखिएगा, इस झील में 7 टापू बने हुए हैं। कितने? 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़े टापू को क्या कहते हैं? बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा कहते हैं। और सबसे छोटे टापू को क्यारी। लवली। लिख लिया? हंसने दो तो, हंसना कोई गुना थोड़ी है। लिख लिया? अगला शासक लिखो विद्यार्थियों। ये हो गया है ना। अब छोटी छोटी जानकारी, थोड़ी थोड़ी जानकारी, इनके बारे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। जो बड़े थे उनके बारे में, राणा प्रताप वगैरह, उनके बारे में, राणा सांगा हो गया, कुंभा हो गया, वहाँ से सवाल बनते हैं बहुत सारे। उनके बारे में बहुत सारे फैक्ट हमने लिख लिए हैं ना। ये तो ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से इनका नाम आ रहा है इसलिए हम लिखा देते हैं। लिखो महाराणा अमर सिंह सेकंड। महाराणा अमर सिंह सेकंड लिखो। और इसका शासनकाल लिख सकते हो 1698 से 1710। 1698 से 1700। बेंजी केरी सर, अमर सिंह फर्स्ट कौन था फिर? मौर्य। अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम का शासनकाल रहा था 1597 से लेकर 1620। उस समय रहे थे महाराणा प्रताप के बेटे थे। अजब दे का गजब दे। लिखो, शासनकाल लिख लिया इसका? लिख लिया? देखो,
क्या लिखा है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। देखो, ये महाराणा जय सिंह की मृत्यु के बाद शासक बना। महाराणा जय सिंह की मृत्यु के बाद शासक बना। हाँ सीताराम, महाराणा जय सिंह का शासनकाल क्या था? अभी लिखा है थोड़ी देर। हाँ, 1680 से 1698। हाँ, इससे पहले कौन थे बहन जी? राज सिंह का शासनकाल। भाई मैंने आपसे ये भी कह रखा है कि आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक एक शासक को पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एक पूरा लिस्ट भी बनानी है इनकी कि किसके बाद कौन शासक बन रहा है। बनी हुई है, बीच में तो शासक पढ़े ही नहीं, बनी हुई जबरदस्ती। पागल बना रहे हो मुझे, ठीक है। कई बार उनको जैसे सन भी सुमेलित करवा लेते हैं, या फिर ये भी दे सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से कौन बने कौन नहीं बने। हाँ, तो ऐसे बन जाता है, कई बार क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए तो कह रहा हूँ ये लिस्ट बना लिया करो। ये क्योंकि इतने सारे हर राजा के बारे में आप फैक्ट लिखोगे ना, तो क्रम भूल जाओगे आप। आपको उसके बारे में सब कुछ पता रहेगा, लेकिन भूल जाओगे किसके बाद कौन आया था। लेकिन वो क्रॉनिकल तरीके से अगर आप उसको याद करना चाहते हो, तो उसकी अलग से शॉर्ट लिस्ट बनानी ही पड़ेगी आपको, तो याद कर सकते हो। क्योंकि आपको वहां कुछ याद नहीं करना, उसके काल की घटनाएं याद नहीं करनी है आपको, केवल शासक और उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में भी छोटी मोटी त्रुटियां रहती है आगे पीछे, अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं उसकी, लेकिन एक आइडिया बैठ जाता है कि इसके बाद में ये बना होगा। देख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, ये जिस समय शासक बनाना, उस समय एक समझौता भी होता है, और उस समझौते का नाम होता है कौन सा? देबारी समझौता। कौन सा होता है? देबारी समझौता होता है। हालांकि देबारी समझौते को मैंने शायद आपको कथा वंश पढ़ाया होगा, वहां समझा दिया होगा। नहीं समझाया तो कोई बात नहीं, लिखो। इसके शासन काल में, इसके शासन काल में देबारी समझौता भी हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? देबारी समझौता भी हुआ था। कई बार पूछा जाता है देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो देखो, ये देबारी समझौता 3 रियासतों के मध्य हुआ था, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर रियासत। मेवाड़ में जो वंश शासन कर रहा है वो राणा शाखा बोल सकते हैं हम, राणा, महाराणा, या फिर इसको हम सिसोदिया भी कह सकते हैं। हालांकि सिसोदिया से पहले यहाँ पर राहुल शाखा भी हुआ करती थी, और राहुल वाले ही गुहिल, मतलब मूल रूप से तो गुहिल वंश था, फिर आगे जाके 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, राहुल शाखा और राणा शाखा। और राणा शाखा को क्या कहते हैं? सिसोदिया शाखा कहते हैं। ठीक है। तो और मारवाड़ में जिस जो वंश शासन कर रहा है उसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा है? राठौड़ वंश है। और जयपुर में जो शासन कर रहा है उसका नाम क्या है? कछवा वंश। कछवा वंश। ठीक है। अब मेवाड़ का जो शासक है वो तो कौन है? अमर सिंह सेकंड। और मारवाड़ का है अजीत सिंह। कौन है? अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह जिस समय समझौता होता है उस समय शासक नहीं है। और जयपुर का सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह। और ये भी शासक नहीं है। देखिएगा, जिस समय देबारी समझौता हुआ उस समय अजीत सिंह मारवाड़ का तथा सवाई जय सिंह आमेर, ब्रैकेट में जयपुर, आमेर का ही बाद में नाम क्या पड़ता है? आ, आमेर ब्रैकेट में जयपुर रियासत का शासक नहीं था। लिख लिया?
अब देखो, अब इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? मेवाड़ पावरफुल है, अमर सिंह सेकंड पावरफुल है। और अमर सिंह सेकंड ये समझौता तो कर लेता है, लेकिन इस समझौते की एक शर्त होती है, और इस शर्त के तहत इसकी एक पुत्री होती है। इसका नाम क्या है? चंद्र कुंवरी, ध्यान रखना, चंद्र कुंवरी। तो चंद्र कुंवरी का विवाह तय होता है किसके साथ? जयपुर या आमेर के सवाई जयसिंह के साथ। और ना केवल विवाह तय होता है, बल्कि शर्त भी रखी जाती है कि जो पुत्र होगा वही आगे आमेर या जयपुर का क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा, ध्यान रखना। उसी को ही शासक बनाओगे आप। और हुआ भी लास्ट में ऐसा ही था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो युद्ध होने के पीछे कारण है, और उसी की वजह से फिर वो मराठे इंटरफेयर करेंगे। चलो आगे चर्चा करेंगे। अभी तो क्या लिखा आपने? आप तो मैं कंटिन्यू फैक्ट लिखा देता हूँ। लिखिएगा, इस देबारी समझौते के तहत, इस देबारी समझौते के तहत ही मेवाड़ महाराणा अमर सिंह, इस देबारी समझौते के तहत ही मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवरी, चंद्र कुंवरी का विवाह आमेर के, आमेर के सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, के साथ हुआ था। और इसी विवाह ने, इसी विवाह ने कालांतर में, कालांतर में जयपुर रियासत में, बीज तो कहां से बोया था? मेवाड़ से। जयपुर रियासत में उत्तराधिकारी संघर्ष को जन्म दिया था। अब उत्तराधिकारी संघर्ष बेटा नहीं है, ध्यान रखना। उत्तराधिकारी संघर्ष को क्या दिया था? जन्म दिया था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के पीछे युद्ध होने के पीछे कारण, एक कारण ये भी था। लिख लिया? फिर जब ये संधि होगी विद्यार्थियों इनके बीच में, यह समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में फिर बाद में मेवाड़, ये जो मारवाड़ का जो अजीत सिंह है, इसको शासक बनाने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। और जयपुर का शासक किसको बनाएगा? ये सवाई जय सिंह को। देखिएगा, इस समझौते के बाद में ही मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ महाराणा ने आमेर, ब्रैकेट में जयपुर तथा, तथा जयपुर, नहीं सॉरी, जयपुर तो हो गया ना, तथा मारवाड़, ब्रैकेट में जोधपुर, रियासतों को मुगलों से मुक्त करवाया। और मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को तथा जयपुर का शासक सवाई जय सिंह को बनाया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि देबारी समझौते के तहत ये दोनों रियासतें इसका कहना मानेगी कि नहीं मानेगी, बताओ? और मेवाड़ रियासत का तो खुद है ये। और अगर आप मेवाड़ रियासत के दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो जिसमें जो बागड़ क्षेत्र आता है, या जो काठल वाला क्षेत्र आता है, प्रतापगढ़ वगैरह, तो इसने फिर पुनः अधिकार कर लिया किस पर? बागड़ पर। और प्रतापगढ़ क्षेत्र पर अधिकार भी कर लिया इसने। तो इसका एक प्रकार से क्षेत्र का विस्तार हो गया, इसका मेवाड़ का विस्तार काफी हो गया था इसके समय। देखिएगा, तथा इसने बागड़ व प्रतापगढ़ को पुनः अपने अधिकार में भी ले लिया था।
बागड़ 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 एक ही है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। बांगड़ बोलता है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वो फिर शेखावटी का पार्ट आ जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, अमर सिंह द्वितीय। ठीक है, एक दो लाइन छोड़ दिया करो आप, कभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाए तो ऐड कर सकते हो, और बाकी हिस्ट्री है। एक व्यक्ति ने इतने वर्षों तक शासन किया है, तो क्या 10 लाइन ही थोड़ी होती है उसके जीवन की, उसके जीवन से जुड़ी बहुत सारी लाइनें होती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं वही लिखाने होते हैं। अब अगला जो शासक बनेगा उसका नाम होगा संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह द्वितीय। देखिए, जो पहले दिन से इस क्लास को ले रहे हैं उनको तो क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी बातें मैं पहले लिखा चुका हूँ। और जो आज पहली बार मेरी क्लास में बैठेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनके कुछ चीज़ पल्ले भी पड़ सकती है। हाँ ठीक है, फैक्ट जो लिखा रहा हूँ वो आपके पल्ले पड़ सकते हैं, स्टोरी वगैरह आपके पल्ले नहीं पड़ेगी जहाँ तक है। पर जैसे आप दूसरा राजवंश पढ़ोगे ना, कोई सा भी, उसकी सारी बातें आपके जीरो से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और कोशिश करूंगा मैं इसके बाद में कोई अच्छा सा राजवंश लेकर आऊँगा, ताकि आपको इंटरेस्ट जगे हिस्ट्री में। है, नहीं जगेगा? अलग से लेके आवा। लिखो, संग्राम सिंह द्वितीय, शासनकाल लिखो 1710 से 1734। हुरडा सम्मेलन होगा, लेकिन मतलब अध्यक्षता नहीं करेगा। 1710 से 1734। देखिएगा, ये अमर सिंह सेकंड के बाद की, या ऐसे लिख सकते हैं, यह अमर सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद शासक बना। अमर सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद शासक बना। देखो, फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। के पास में इसने एक बाड़ी बनाई थी, जिसे हम कहते हैं सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था इसने। देखिएगा, इन्होंने फतेह सागर झील के किनारे, फतेह सागर झील के पास ही सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। ये सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी बताओ? संग्राम सिंह सेकंड ने बनाई थी विद्यार्थियों। कहाँ सहेलियों की बाड़ी? फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर। लिख लेना वहां पर। अब यहाँ से दो चीज निकल के आ गया आपके, जो स्टैटिक फैक्ट होते हैं ना, वो कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर। और फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर। देखो, इनके द्वारा ही वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। और इस मंदिर का निर्माण हुआ था सीसारामा गांव में। कहां पर? सीसारामा गांव। और सीसारामा गांव कहां पड़ता है? उदयपुर। अब जब मंदिर बनाया इन्होंने, तो वहां पर मंदिर का देखा होगा आपने, कई बार मंदिर में जाते तो एक ऐसी पट्टी सी लगी होती है ना, वेद प्रशस्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्यनाथ प्रशस्ति का भी इनके द्वारा ही बनवाई गई थी। उस मंदिर में लगी हुई है वो पट्टी। क्या लिखा है आप लोगों ने? मैं लिखा देता हूँ, कंटिन्यू। तथा वैद्यनाथ प्रशस्ति भी बनवाई। देखो, कहाँ वैद्यनाथ मंदिर? उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी जगह? सीसारामा गांव में विद्यार्थियों। जगदीश जी का मंदिर भी है, अगर आप कभी गए हो, पिछोला झील के पास में पड़ता है। पिछोला झील जाने का जो रास्ता है, उससे पहले जगदीश जी का मंदिर आता है।
नहीं गए उदयपुर? नहीं गए उदयपुर? गया था ना एग्जाम देने एक बार, पेपर दे के वापस आ गया? अरे तो एक दिन तो घूमया था कम से कम जाके, सहेलियों की बाड़ी है, पिछोला झील। अच्छा मामा गया था, मामा घुमा देता और क्या है। लिखो 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 लिखो, कोई सहेली ले जाता। लिखो 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 लिखो, लिखिएगा। इस या इसके द्वारा ही जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। जगदीश मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया गया। अब जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर लिख लेना ब्रैकेट में। लिख लिया? अब देखो, आमेर का एक शासक है जिसका नाम है सवाई जय सिंह। क्या नाम है? सवाई जय सिंह है? ये तो देखना पड़ेगा मूल रूप से तो किसने बनाया था। हाँ वही है, वही 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 वही, उसी को बोलते हैं, सही है बिल्कुल। अब देखो, आमेर का एक शासक है जिसका नाम क्या है? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह को विद्यार्थियों मराठा हरा देते हैं। कौन हरा देते हैं? मराठा हरा देते हैं। इस बात का पता लगता है किसको? मेवाड़ के शासक को। संग्राम सिंह को पता लगता है। ठीक है, और ये इनका रिलेटिव है, ध्यान रखना। तो रिलेटिव है तो उसकी तो मदद करनी पड़ेगी ना। और फिर लास्ट में जाकर ये एक सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन का नाम होता है हुडा सम्मेलन। क्या होता है? हुडा सम्मेलन। और उसकी अध्यक्षता जो दी जाती है वो मेवाड़ रियासत को दी जाती है। और लेकिन मेवाड़ का जो शासक है संग्राम सिंह द्वितीय, ये किसी कारणवश मर जाता है, मर जाता है। मतलब वो सम्मेलन नहीं होता ना उससे पहले, लेकिन सम्मेलन तो होगा, 34 में होगा वो तो, हुडा सम्मेलन 34 में होता है। और उस समय फिर मेवाड़ के जो शासक है वो बन जाते हैं जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह द्वितीय, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही होगा सही जहां तक है। आपने ये पूछा था ना संग्राम सिंह के बाद में कौन शासक बना था? सज्जन सिंह। लिखो क्या लिखा है। उस गेट को थोड़ा बंद करो ना, हवा बाहर जा रही। देखो इसके शासन काल में ही, इसके शासन काल में ही 1733, 1733 इसका शासन काल है। 1733 ईस्वी में मराठों ने, मराठा पढ़ते हैं ना हम, दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ते हैं तब, जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। मराठों ने जयपुर ब्रैकेट में आमेर के शासक सवाई जय सिंह पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। तो आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह से, संग्राम सिंह द्वितीय से मराठों पर नियंत्रण करने हेतु आग्रह किया। आग्रह किया। क्या हो गया? अब लिखो, मराठों का राजस्थान में, मराठों का राजस्थान में प्रवेश रोकने के लिए, प्रवेश रोकने के लिए आमेर के सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में, कब?
1734 ईस्वी में हुरडा हुरडा और हुरडा के ब्रैकेट में लिख लेना रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में पड़ता है। रामपुरा अंगूचा हुरडा जगह का नाम है। 1734 में हुरडा ब्रैकेट में रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा भीलवाड़ा में सम्मेलन बुलाने का विचार किया गया। विचार किया गया लिख लिया। जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा करना तय हुआ। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करना तय हुआ, किंतु सम्मेलन होने से पहले ही मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसकी होगी मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की क्या हो गई मृत्यु हो गई। इसलिए इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के अगले शासक महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई। बैठ जाओ बहन जी, कहीं बैठ जाओ, जगह देखो। लिख लिया। अब अगला जो शासक बनेगा वो कौन सा बनेगा महाराणा जगत सिंह। अब देखो संग्राम सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहता है 1710 से 1734। अब जो अगला शासक बनेगा उस अगला शासक का नाम होगा विद्यार्थियों जगत सिंह द्वितीय। तो अगला शासक लिखो आप महाराणा जगत सिंह सेकंड और शासनकाल लिखो 1734 से 78। 1734 से 78 ईस्वी। अभी नहीं हुआ है, अभी पढ़ लो आप। लिखो एक लाइन तो आप अपने स्तर पे भी ऐड कर सकते हो कि ये संग्राम सिंह द्वितीय के बाद मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ के शासक लिख लिया। देखो अब इनके समय की सबसे प्रमुख घटना हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की इन्होंने की। देखो इन्होंने ही हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आपसे पूछा जाए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जगत सिंह द्वितीय ने। किसके द्वारा अध्यक्षता करना तय हुआ था संग्राम सिंह के द्वारा। लिख लिया। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था प्रॉपर डेट बताओ। जून में हुआ था जुलाई में नहीं हुआ था।
हैं? जुलाई में हुआ था। नहीं देखो, विरोधाभास हो सकता है डेट को लेकर। मैं तो खुद डेट को लेकर पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, तो लिखिएगा, हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ये हुडा सम्मेलन है ना, ये एक प्रकार से मराठाओं के विरुद्ध, किसके विरुद्ध था ये? मराठों के विरुद्ध बुलाया गया था। एक बहुत बड़ा सम्मेलन था ये, मराठों के विरुद्ध था ये। देखो, इस सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में? हुर्रा सम्मेलन में निम्नलिखित ने भाग लिया। निम्नलिखित ने भाग लिया। देखो, यहां से कई बार सवाल बनता है विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना है इस हुर्रा सम्मेलन को। देखो, इसका 2-3 बिंदु आपको याद रखना है। हुर्रा सम्मेलन जो हुआ, पहली बात तो हुर्रा जो लोकेशन है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में प्रॉपर जगह का पूछे तो रामपुरा अंगुचा में इसकी लोकेशन होने वाली है। दूसरी बात, ये डेट आपको याद रखनी है। इसको बुलाने का श्रेय किसको जाता है? ना ना सवाई जय सिंह, आमेर का जो शासक है सवाई जय सिंह, उसकी अहम भूमिका रहती है इसको बुलाने में। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सबसे पहले संग्राम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनता है जगत सिंह सेकंड, वो इसकी अध्यक्षता करता है। ओके, फिर इसमें भाग कौन लेता है? तो कौन सी रियासत से कौन आया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसके विरुद्ध था ये सम्मेलन? मराठाओं के विरुद्ध था, ध्यान रखना, क्योंकि मराठों का राजस्थान में प्रवेश वर्जित करना था। नागौर लिख लिया एक तरफ, ऐसे लिखो, क्या लिखा आपने लास्ट पॉइंट? किसने भाग लिया? तो नागौर की तरफ से किसने भाग लिया था इसमें? भगत सिंह ने। लिखो, इस सम्मेलन में नागौर की ओर से भगत सिंह आए थे। कौन आए थे? भगत सिंह। जो मराठों से पीड़ित है वो आएंगे। नागौर की तरफ से किसने भाग लिया इस सम्मेलन में? और किशनगढ़ की तरफ से, किशनगढ़ रियासत है ना, अजमेर वाली, राय सिंह, राय सिंह ने भाग लिया था। करौली की तरफ से, करौली रियासत ने भी इसमें भाग लिया था, गोपाल दास ने भाग दिया था। और बीकानेर की तरफ से जोरावर सिंह, बीकानेर की ओर से जोरावर। बूंदी की तरफ से दलेल सिंह ने। बूंदी भी परेशान मराठों से थे, सब ज्यादा परेशान यही थे। बूंदी की तरफ से किसने भाग लिया? दलेल सिंह ने। हाँ, मराठा खतरनाक ही थे तो। देख लिया, बूंदी की तरफ से किसने भाग लिया? दलेल सिंह ने। और ये दलेल सिंह है ना, सवाई जय सिंह का दामाद था, ध्यान रखना। सवाई जय सिंह का दामाद था ये। दामाद था, पावने को बचाना है। उधर ससुर को, ससुर 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 ससुर। देखो, जोधपुर से अभय सिंह ने और कोटा से दुर्जन साल ने। अभय सिंह और कोटा से ये तो मुख्य मुख्य, इनका तो नाम याद रखना ही रखना है। कहाँ से किसने भाग लिया था? नागौर से भगत सिंह ने, किशनगढ़ से, करौली से, बीकानेर से जोरावर सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, और जोधपुर से अभय सिंह, और कोटा से। एक बहुत अच्छा सवाल आता है, 4 विकल्प इधर देते हैं, 4 इधर देते हैं, कौन सा सुमेलित और कौन सा सुमेलित नहीं है। और भी अच्छा बनता है तो नीचे पहला दूसरा सुमेलित है, दूसरा तीसरा सुमेलित है, चौथा पांचवा सुमेलित है,
कोई सा भी सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित है। लेकिन मेरी बात सुनो, इसका जो रिश्तेदार था ना ये सवाई जय सिंह, इस वजह से उन्होंने उसको भगाने की कोशिश करी, तभी तो ये पीड़ित थे, तभी तो इसके साथ आए थे ये सारे लोग। राजस्थान में इंटरफेयर करना चालू कर दिया था उन्होंने बहुत ज्यादा। बूंदी वालों ने तो बुलाया था, लेकिन वो भी परेशान हो गए थे लास्ट में जाके, क्योंकि उसमें आमेर इंटरफेयर कर रहा था ना, जयपुर इंटरफेयर कर रहा था बूंदी के मामले में। देखो लिख लिया ओरडा सम्मेलन, लिखो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने ही उदयपुर में, जगनिवास महल कहाँ है? पिछोला झील में ना, हाँ उदयपुर में ही पिछोला झील में स्थित जगनिवास महलों का निर्माण करवाया था। जगनिवास महलों का निर्माण करवाया था, पिछोला झील में है और उदयपुर में है। लिख लिया? सत्रह में इसका शासन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। 1739 में भारत पे एक बहुत बड़ा आक्रमण होता है, उसका नाम क्या है? ईरान का नेपोलियन ने किया था। ईरान का जो नेपोलियन है ना, ने किया था। नहीं पता? नादिर शाह ने। लिखो, इसी के शासनकाल के दौरान अफगान, अफगानी था वो, अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में भारत पर, ब्रैकेट में दिल्ली लिख सकते हो, भारत पर ब्रैकेट में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को रेखांकित कर सकते हो, ईरान का नेपोलियन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। लिख लिया? तो आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद में जगत सिंह सेकंड के बाद में जो अगले शासक आते हैं उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा है ना। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।